आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान विषय से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए और उसका कार्य लिखिए। उत्तर होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत या लीवर है और इससे पित्त रस का स्राव होता है। और आमाशय क्या किसे कहते हैं, आमाशय क्या होता है, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखकर आप तैयारी करिएगा। किसी भी प्रश्न को जब आप पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, उसके बारे में जानकारी रखने का प्रयास करिएगा, जानकारी करने का प्रयास करिएगा। इससे क्या होता है कि आप बहुत अच्छा उत्तर दे पाएंगे और उसे अपने शब्दों में भी आप परीक्षा में लिख पाएंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। आमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य बताइए। हो सकता है आमाशय के 3 प्रमुख कार्य बताइए, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है और यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं, तो दोनों को भी आप याद रखिएगा। हमारा उत्तर होगा, आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा पेशीय भाग होता है और इसके प्रमुख कार्य, पहला, भोजन को अम्लीय लुगदी में बदलता है। यह भोजन संचय करता है, भोजन की लुगदी को ग्रहणी में धकेलता है। आगे देख लेते हैं। उस श्वसन प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती, यानी O2 यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, O2 की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर होगा किण्वन तथा अनाक्षी श्वसन और किण्वन। अगला प्रश्न होगा, रुधिर दाब किसे कहते हैं। उत्तर होगा, हृदय द्वारा रक्त को पंप करते समय रुधिर को धमनियों की भित्ति पर पड़ने वाले दबाव को रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर के प्रकुंचन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तथा अनुशिथिलन के समय डाला गया सामान्य रुधिर दाब के अनुसार 120/80 mmHg होता है। और यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं, ATP तथा NADP का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा है। जब आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप जो उचित समझे, जो आपको याद रहे अच्छे से, वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें जो आपको अच्छे से याद हो, चाहे आप हिंदी लिखें या अंग्रेजी में लिख सकते हैं, दोनों ही नाम आप याद रखेंगे। तो ATP इसका पूरा हिंदी में देखेंगे पहले, तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट हो जाएगा। क्या, एडिनोट्राईफास्फेट। और उसके बाद NADP, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये होता है इसमें NADP का। आगे देख लेते हैं, रुधिर वाहिनियां किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। रुधिर वाहिनियां किसे कहते हैं, इसके प्रकार आपको बताने हैं। तो उत्तर होगा, रुधिर वाहिनियों में रक्त प्रवाहित होता है। ये 3 प्रकार की होती है, पहली सिरा रक्त कोशिकाएं और तीसरा धमनी। 3 प्रकार की क्या हो जाएगी, सिरा रक्त कोशिकाएं और धमनी, ये 3 प्रकार के हो जाएंगी रुधिर वाहिनियां। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। उत्तर होगा, भोजन का पाचन और अवशोषण आहार नाल की छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाए जाने वाले सर्वदाता एवं सर्वग्राही रक्त समूह का नाम बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा, O रक्त समूह के जो व्यक्ति होते हैं ये होते हैं सर्वदाता, और AB रक्त समूह के जो व्यक्ति होते हैं ये सर्वग्राही होते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों के तने तथा जड़ पर वात रंध्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा गैसों, यहाँ पर 2 गैसों के नाम लिखे गए हैं, O2 और CO2 का विनिमय और सूक्ष्म मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। और स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। तो जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे नीले शैवाल और हरे पादप आदि। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से होने वाले 2 रोग का नाम बताइए। तो रिकेटस और
ऑस्ट्रियोमलेशिया और मेढक तथा मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 वेश्म होते हैं, 3 वेश्म। तो इसमें जो है 2 आलिंद और 1 निलय होता है, और मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, जीभ पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, स्पष्ट कीजिए। ये आपको स्पष्ट करना है। तो मुख गुहा में मांसल तथा तंत्रिका संवेदी जीभ पाई जाती है। यह अग्र छोर पर स्वतंत्र होती है। जीभ पाचन तंत्र के रूप में निम्नलिखित कार्य करती है, जैसे जीभ मुख गुहा की सफाई करती है। अगला, यह भोजन को चबाने, भोजन में जो चबाते समय लार मिल जाती है, भोजन को निगलने में जीभ की सहायता मिलती है। आप स्वाभाविक रूप से भी इसको सोच सकते हैं। जब हम खाते हैं, कोई भी खाना मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं, उसके बाद ही चबाते समय राल निकलती है, उसके बाद जो पूरा खाना हमारा जो है लुगदी नुमा रूप में बदलता है और अंदर चला जाता है और निगल लेते हैं। जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाओं के कारण हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है, क्योंकि अगर जीभ नहीं होगी तो हम स्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों का कार्य भिन्न भिन्न होता है। भोजन में विभिन्न पोषक तत्वों का उचित अनुपात शारीरिक वृद्धि, मानसिक विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। यानी हम कह सकते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों से बना आहार जो शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध कराता है, वह संतुलित आहार कहलाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। हम आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन किस भाग से नियंत्रित होता है? उत्तर होगा, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित केंद्रों द्वारा होता है। हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, दीर्घ दीप्तिकाली तथा अल्प दीप्तिकाली पौधों में अंतर बताइए। यहाँ पे पहला प्रश्न जो इसका उत्तर है, पहला है दीर्घ दीप्तिकाली पौधों को पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। अल्प यहाँ पर पहला हो गया और दूसरा है अल्प। तो अल्प दीप्तिकाली पौधों को पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तिकाल से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, पादप हार्मोन एथिलीन के 2 प्रभाव आपको बताना है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रभाव बताइए तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर 2 ही, और अगर आपसे कहा जाता है 2 तो 2 ही, दोनों में तो यहाँ पर मैंने 2 आपको बता ही दिए हैं। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा प्रभाव, यह सामान्यतः वृद्धि रोधक का कार्य करता है, और दूसरा पादप हार्मोन एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 10 के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, और बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई कमेंट है आपके मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसके अलावा बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई अन्य कमेंट है किसी विषय को लेकर या परीक्षा से संबंधित, तो बेझिझक कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान विषय से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न होगा, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर होगा, तेल और वसा युक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से संयोग करके अपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को पैक करने से पहले नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ भी सकता है, इसीलिए इसे आप ध्यान देकर देखिएगा। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, तेलों में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित
तेलों में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके घी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यह प्रश्न आपसे ओएमआर में यानी बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप चाहे तो इसको 2 बार इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। पूरे प्रश्न आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएंगे, ना तो आपको स्क्रीनशॉट रखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिएगा, बहुत सारे बहुत सारे जो प्रश्न हैं इसके आपको याद हो जाएंगे और इन सभी प्रश्नों से निश्चित तौर पर आपको 3 से 4 प्रश्न देखने के लिए आपकी परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े बाद में। आगे देख लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? उत्तर होगा, उत्प्रेरक स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं परंतु किसी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या मंद कर देते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न होगा, उस पदार्थ का नाम लिखिए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उत्तर होगा, शुष्क बुझा चूना क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, बेकिंग पाउडर क्या है? यह केक या पाव रोटी को मुलायम और स्पंजी कैसे बना देता है? बेकिंग पाउडर की बात हम कर रहे हैं। उत्तर होगा, बेकिंग पाउडर खाने का एक सोडा होता है। इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टार्टरिक अम्ल मिश्रित होता है। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिससे केक या पाव रोटी मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। अगला प्रश्न होगा, रासायनिक समीकरण की कमियों के उल्लेख कीजिए। कमियों के बारे में बताना है हमको। तो यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक क्रिया कितने समय तक होती रहेगी इसका पता नहीं चलता है। यह रासायनिक समीकरण की पहली कमी है। दूसरी कमी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, इसका भी पता नहीं चलता है। यहाँ से एक प्रश्न आप स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे। इसे ढूंढकर आप अपने बुक से या जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास है उससे लिखिएगा। ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में अंतर क्या होता है ये आप जरूर लिखिएगा। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न, क्रिया में ऊर्जा अवशोषित होने या उत्सर्जित होने का पता भी समीकरण से नहीं चलता है। और एक और कमी क्या हो जाएगी, अभिकारकों के सांद्रण का ज्ञान भी नहीं हो पाता है। तो ये जो 4 प्रमुख कमियां हैं, ये चारों कमियां किसकी हैं? रासायनिक समीकरण की। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे आप ध्यान में रखेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। आगे देख लेते हैं, पीएच मान से आप क्या समझते हैं? पीएच मान नव वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी? उत्तर होगा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मूल्य, एक बात मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ, पीएच मूल्य या पीएच मान आए तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, चाहे उसे आप पीएच मूल्य कहें या पीएच मान कहें। तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। पीएच मूल्य 9 वाले या पीएच मान 9 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो उत्तर होगा क्षारीय होगी। ध्यान में रखेंगे, पीएच का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है पीएच मान से संबंधित, उसे आप जरूर देखिएगा। पीएच मान से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। आगे हम देख लेते हैं, 3 अम्ल क्षार सूचकों के नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा लिटमस पेपर, दूसरा फिनॉल फथेलीन और तीसरा होगा मेथिल ऑरेंज। ये 3 अम्ल क्षार सूचक हैं। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, सार्वत्रिक सूचक क्या है, इससे क्या लाभ हैं? उत्तर होगा, सार्वत्रिक सूचक विभिन्न सूचकों के मिश्रण होते हैं। सार्वत्रिक सूचक से दिए गए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की विभिन्न स्थितियों में विभिन्न रंग प्रदर्शित होते हैं। और इसका लाभ जो है, इस सूचक से किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता की जानकारी मिलती है। और विज्ञान विषय से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं जो बहुविकल्पीय प्रारूप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन सभी को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। परीक्षा से पहले अगर आप इन सभी वीडियोज़ को देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक
आप बेहतर स्कोर सकते हैं, आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं आपकी परीक्षा में, क्योंकि मैंने जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सबको कवर किया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और चैनल की प्लेलिस्ट मैंने कक्षा 10 के नाम से अलग बनाई हुई है, उसमें सभी प्रश्न, सभी विषयों से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर उन सभी वीडियोज़ को देखते हैं तो आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप ये बात भूलें नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोज़ को देखें ताकि आप एक बेहतर स्कोर कर सकें। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को मैंने कवर करने का प्रयास किया है ताकि आपका समय भी बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है कम समय में। इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देख लेते हैं, मधुमक्खी के डंक मारने पर क्या उपचार करना चाहिए? जिस स्थान पर मधुमक्खी ने डंक मारा है उस स्थान पर दुर्बल क्षारक बेसिक सोडा को लगाना चाहिए। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, धातु कर्म से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, अयस्कों से विभिन्न विधियों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न होगा, अपचयन से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना अपचयन कहलाता है। और अगला प्रश्न होगा, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? उत्तर होगा, प्लेटिनम, सोना और चांदी। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, आयनिक यौगिकों के 2 गुण उदाहरण के साथ लिखिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहला गुण क्या हो जाएगा, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस, कठोर एवं भंगुर होते हैं, जैसे क्रिस्टलीय नमक। और दूसरा हो जाएगा, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और नमक। आगे देख लेते हैं, अयस्कों के सांद्रण से आप क्या समझते हैं? अयस्कों के सांद्रण से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, खानों से निकाले गए अयस्क में पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, चूना और बालू के अपद्रव्य मिले होते हैं, जिन्हें अधात्री कहते हैं। अयस्कों से अधात्रियों को अलग करने की जो विधि होती है इसको सांद्रण कहते हैं। और इसकी 2, यहाँ पर पूछा गया है 2 विधियाँ, तो यहाँ पर 2 प्रमुख विधियाँ क्या हो जाएंगी, गुरुत्व पृथक्करण और छाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि है, इसको फेन प्लवन विधि भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न होगा, अच्छे साबुन की विशेषताएं बताइए। तो साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए, साबुन एल्कोहल में विलेय होना चाहिए, प्रयोग में लाने पर चटकना नहीं चाहिए, साबुन झार रहित होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, मृदु साबुन में उपस्थित धात्विक तत्वों का नाम लिखिए। उत्तर होगा, पोटेशियम। हम आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, किण्वन से आप क्या समझते हैं? किण्वन पर टिप्पणी लिखिए। यह भी आपसे प्रश्न बन सकता है, किण्वन क्या किसे कहते हैं, किण्वन क्या होता है, कई तरह से एक ही प्रश्न को पूछा जा सकता है, तो ध्यान से आप पढ़िएगा ताकि आपसे प्रश्न छूटे ना, गलत ना हो। हम यहाँ पर देख लेते हैं, किण्वन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अणु जीवों या उनमें उपस्थित एंजाइमों द्वारा मंद गति से अपघटन होता है। दूध से दही बनना किण्वन का उदाहरण है। यह प्रश्न बन सकता है आपसे, OMR में पूछा जा सकता है, दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? वहाँ पर आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सही उत्तर टिक करना होगा, ध्यान में रखेंगे। तो वहाँ पर वो सही उत्तर क्या होगा, किण्वन। दूध से दही बनना किण्वन का उदाहरण है। हम आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न होगा, कार्बन के 2 विशिष्ट गुण धर्म बताइए जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है। उत्तर होगा, यहाँ पर 2 गुणधर्म पूछे गए हैं, मैंने यहाँ पर 3 गुणधर्म लिए हैं। कार्बन की परिवर्तित संयोजकता, दूसरा हो जाएगा कार्बन की सहसंयोजक यौगिक बनाने की क्षमता, और कार्बन की अधिक क्रियाशीलता। हम बात करने वाले हैं धातु और अधातु में महत्वपूर्ण अंतर की। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं, धातु और अधातु में अंतर। अगर ये प्रश्न बनता है तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण गुण हैं
और किसके आधार पर इनमें जो अंतर है किया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं धातु और अधातु में अंतर आप देख पाएंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य बिंदु हो जाएगा, एक तरफ हम लिखेंगे पहले धातु और एक तरफ लिखेंगे अधातु। यहाँ पर हम धातुओं के गुण लिखेंगे और यहाँ पर अधातुओं के। और ये तरीका जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है जब भी आप किसी परीक्षा में बैठते हैं, स्पेशली जब आप यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे होते हैं, उस समय किस तरह से लिखना चाहिए उस उत्तर को, ताकि नंबर जो है आपको पूरा मिले। जैसे आपकी परीक्षा में ये प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाए तो वहाँ पर आपको 3 नंबर पूरे के पूरे किस तरह से मिलेंगे, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। जैसे यहाँ पर धातु और अधातु में अंतर लिखना है, तब आप क्या करेंगे, आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर और जो भी प्रश्नोत्तर नंबर हो वो डालें। उसके बाद धातु और अधातु में अंतर, ये हेडिंग डालें। उसके बाद एक तरफ धातु और एक तरफ अधातु लिखें। और उसके बाद पहला अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 यहाँ पर आप लिख लेंगे। इसके अलावा हम एक पहला देखेंगे, एक नंबर पर धातुएं तन्य होती हैं। क्या होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं। और अधातु की तरफ हम लिखेंगे अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। और उसके बाद अधातुओं में यहाँ पर क्या हो जाएगा, धातुओं में विशेष चमक होती है। जब भी ये प्रश्न लिखें, जो भी धातु की तरफ हो उसमें देखिए हर अंतर में मैंने लिखा है धातु, धातुओं में धातु क्या होता है, इससे स्पष्ट होता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देखेंगे तो वैसे भी सारी चीज़ें आप स्पष्ट कर पाएंगे। आप देख लेते हैं, धातुओं में विशेष चमक होती है, धातुओं में विशेष चमक होती है। अधातुओं में आयोडीन को छोड़कर कोई विशेष चमक नहीं होती है। अधातुओं में आयोडीन को छोड़कर कोई विशेष चमक नहीं होती है। और धातु जो होती हैं आघात वर्ध होती हैं। क्या होती हैं, आघात वर्ध होती हैं। धातु जो है आघात वर्ध होती हैं और अधातु आघात वर्ध नहीं होती हैं। अधातु जो है आघात वर्ध नहीं होती हैं। और धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। किसमें, धातु में। यह प्रश्न आपसे बहुविकल्पीय प्रारूप में भी OMR सीट जो आपकी मिलेगी उसके लिए भी प्रश्न बन सकता है। इसीलिए आप जो भी बोर्ड परीक्षा से संबंधित कंटेंट को पढ़ें, प्रश्नों को पढ़ें, उत्तर को पढ़ें, तो उसको ध्यान से जरूर पढ़ा करिएगा। और उसके बाद जो अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। जो अधातु जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और जो धातु हैं ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। यानी अधातु जो हैं ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। और जो धातु होती हैं, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ध्यान से सुनेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। धातुओं में विशेष चमक होती है, अधातुओं में आयोडीन को छोड़कर कोई विशेष चमक नहीं होती है। धातु आघात वर्ध होती हैं और अधातु आघात वर्ध नहीं होती हैं। धातु आघात वर्ध होती हैं और अधातु आघात वर्ध नहीं होती हैं। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सारे। और हम आगे देख लेते हैं। यहाँ से ये प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है, इसीलिए स्पेशली मैं ये वीडियो इसी प्रश्नों को लेकर बना रहा हूँ, ताकि जब आपके सामने प्रश्न आए तो आपको ये ना लगे कि मैंने इसे पढ़ा है, याद नहीं है उसमें क्या लिखना है। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को 2 से 3 बार पढ़ रहा हूँ, तब बता रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। जब भी आप परीक्षा में बैठें तो वहाँ पर आपको ऐसा ना लगे कि ये चीज़ें आपको इस समय याद नहीं आ रही। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वीडियो को आप चाहें तो 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारी चीज़ें याद रहेंगी आपको। धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और जल में विलय होकर क्षार बनाते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और जल में विलय होकर अम्ल बनाते हैं। धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं और अधातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। फिर से देखेंगे एक बार। धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और जल में विलय होकर क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं।
और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं और जल में विलय होकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं और धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं और अधातु जो होते हैं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं। ये कुछ प्रमुख अंतर थे। वहाँ पर जब आप बोर्ड परीक्षा में बैठे तो इन सभी को आप जरूर लिखिएगा। अगर आपकी परीक्षा में लिखने के लिए आता है तो ध्यान से लिखिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपके मन में कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो बेझिझक कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक काम और करिएगा आप सभी लोग, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। यूपी बोर्ड हाई स्कूल से संबंधित बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं। विज्ञान से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको। इसके अलावा अंग्रेजी से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और हिंदी के लगभग पूरे वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। वहाँ पर आपको जो वीडियो लगे, आपको जिस विषय में परेशानी हो, जिस टॉपिक में आपको लग रहा हो कि ये कठिन है, उसको जरूर पढ़िएगा। अगर वो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? CO2, CO, Na2CO3 या फिर O2। तो और एक चीज़ और है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। कितने प्रश्न इस वीडियो से आपको आते हैं वो भी आप अपना मूल्यांकन करिएगा और जो प्रश्न ना तैयार हों उनको आप नोट करिएगा। इससे क्या होगा, आप बेहतर प्रश्न तैयार कर पाएंगे और बेहतर तैयारी कर पाएंगे परीक्षा की। आगे हम देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। CO2। बेकिंग पाउडर को गर्म करने में कौन सी गैस निकलती है करने से, यानी बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या फिर 0। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या फिर 0। एक बात और मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या होता है, कई बार प्रश्न हमको आता रहता है लेकिन प्रश्न में पूछा कुछ और जाता है और हम आधा प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें जो सही उत्तर होता है, हमें जो सही लगता है उसे हम टिक कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। यानी प्रश्न को पूरा पढ़िएगा, उसके बाद ही जो सही विकल्प हो उसको देखिएगा, उसको उत्तर करिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। दूसरा हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है 2 है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न होगा हमारा, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है? फिटकरी, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा। क्या होगा जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ? हम देख लेते हैं हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। विरंजक चूर्ण, यानी जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ कौन सा हो जाएगा? विरंजक चूर्ण। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फिटकरी का रासायनिक नाम और इसका सूत्र, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम इसका सूत्र, बेकिंग सोडा इसका रासायनिक नाम और इसका सूत्र, धावन सोडा इसका रासायनिक नाम सूत्र, इन सभी के बारे में एक वीडियो मैंने डिटेल में बनाया है, उसे आप जरूर देखिएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके मन में कोई भी कमेंट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित तो कमेंट करिएगा। आगे हम देख लेते हैं, एक विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन कैसा होगा? यानी विलयन की जो प्रकृति होगी ये कैसी होगी? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? अम्लीय। एक विलयन का पीएच मान कितना है? 3 है, तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा। एक जो मैंने पैमाना बताया था, पीएच पैमाना मैंने बताया है और उसको मैंने डिटेल में एक वीडियो पीएच मान से संबंधित भी बना रखा है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपसे जो उत्तर है ये गलत ना हो। ये एक पीएच पैमाना है। यहाँ पर क्या होता है, 7 होगा पीएच मान और 7 के जो आगे होंगे 8, 9, 10, 11, 12 जो भी होंगे
और इसके जो पीछे होंगे 6, 5, 4, 3, 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो ये जो पीछे वाले होंगे ये अम्लीय होंगे और बाद के जो होंगे ये क्षारीय होंगे, और जो 7 होगा ये होगा उदासीन। याद रखिएगा, पीछे के जो होंगे ये क्या होंगे, ये होंगे अम्लीय, आगे के जो होंगे क्षारीय होंगे, और बीच का जो 7 नंबर का होगा यानी जिसका पीएच मान 7 होगा ये उदासीन होगा। यानी एक विलयन जिसका पीएच मान 7 होगा, इसका जो विलयन होगा ये होगा उदासीन। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यही प्रश्न होता और इसी में पूछा जाता 7 है एक विलयन का पीएच मान, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, यानी इसका विलयन कैसा होगा, तो उदासीन होगा। इसमें 8 होता तो क्या हो जाता, क्षारीय हो जाता, और पीएच मान 3 है, 6 होता, 5 होता तो ये हो जाता अम्लीय। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे देख लेते हैं। क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है, पीला, नारंगी, भूरा या फिर अपरिवर्तित। हम देख लेते हैं, सही उत्तर क्या होगा, भूरा लाल। क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है, भूरा लाल। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। पीएच क्या होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या फिर 0। अभी मैंने आपको बताया है ये पीएच मान है, पीएच पैमाना ये 7 है। इसके बाद वाले क्या होंगे, ये 7 मेन में रहेगा बीच में, 7 के बाद वाले 8, 9 और यहाँ पे 6, 5, 4, 3, ये क्या होंगे, ये आपको बताने हैं। अभी मैंने आपको बताया, देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा, 7 से अधिक। क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। क्षारीय विलयन जो होता है 7 से अधिक होता है, और बीच का 7 जो होता है ये उदासीन होता है, और 7 से जो कम होते हैं ये अम्लीय होते हैं। 7 से कम अम्लीय, 7 क्षारीय, 7 जो होगा ये उदासीन होगा, और 7 से जो ज़्यादा होंगे ये होंगे क्षारीय। यही यहाँ पे पूछा गया है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, क्लोरीन, जस्ता, तांबा या फिर सल्फर। सही उत्तर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निकालता है, तो जस्ता। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, या फिर क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया का। तो ये क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। सही उत्तर क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। यानी कार्बन को हम जब वायु पर जलाते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आगे हम देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, लोहा, कॉपर, जस्ता या फिर सोडियम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और प्रश्न ये पूछा भी गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोडियम। यानी इनमें जो धातु है सोडियम, ये साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। और इसका प्रतीक क्या होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये आप कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसे सर्च करिएगा। इससे क्या होगा, जब कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा होता है उसे आप सर्च करते हैं तो निश्चित तौर पर इसे कभी आप भूलेंगे ही नहीं। इसीलिए मैंने इसे बताने से ज़्यादा जरूरी आपको सर्च करने के लिए दिया है। आगे हम देख लेते हैं, यूरेनियम क्या है, अधातु, क्षार धातु, गैस या फिर रेडियो एक्टिव तत्व। सही उत्तर क्या होगा, रेडियो एक्टिव तत्व है ये यूरेनियम। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, यहाँ पर जो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु क्या है, Zn, Ag, Cu या फिर Hg। क्या हो जाएगा, Zn। यानी जो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु क्या है, Zn। आगे देख लेते हैं, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, तांबा या फिर सोना। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा पोटेशियम। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है,
क्लोरीन के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है? आयनिक आबंध, एक सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध या फिर त्रिसहसंयोजी आबंध? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा एक सहसंयोजी आबंध। क्लोरीन के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है? एक सहसंयोजी आबंध। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बहुविकल्पीय प्रारूप में, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये सारे। एक काम करिएगा, इस वीडियो को एक बार आप और देखिएगा, निश्चित तौर पर ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कई सारे वीडियोस के लिंक दिए हैं, उनको आप देखिएगा। विज्ञान विषय से संबंधित आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। अगर वो सारे वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई समस्या है, आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर आप जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसे मैं देखूंगा और उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और अगले वीडियो में आपका कमेंट लेने का प्रयास करूंगा। और आपके जो भी कमेंट होंगे आगे हम वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आप उसे समझ पाएं और आपकी जो भी समस्या हो उसको हम हल कर पाएं। बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को लिंक जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।